हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, उसका लेक्चर भी बना दिया है। एक वीडियो आए हैं, 3 पार्ट में आए हैं, उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, हम लोग लेबर लॉ में भी 7-8 लेबर लॉ कर चुके हैं। आज हम लोग एक और लेबर लॉ करेंगे। दोस्तों, टारगेट जो है आपका अप्रैल एंड तक आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का भी लगभग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। और जो करंट अफेयर होगा दोस्तों, वो आपका लास्ट में आएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो आपको याद करना होता है। तो जब एग्ज़ाम आपका 40 दिन बचेगा दोस्तों, तो उसी समय 1 घंटे का बोल रहा हूँ, मतलब एक साथ जो है 5-6 घंटे का, 7-8 घंटे का पूरा साल भर का जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर को इसलिए मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि 35-40 दिन अगर आपका बचता है उसके बाद तो आसानी से उसको आप रट लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको आप अभी से समझिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊँगा और करवा भी रहा हूँ। ठीक है, बस आप देखते रहें। ठीक है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ESIC एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है दोस्तों, 1948। इसमें क्या है दोस्तों, जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस मतलब कर्मचारी स्टेट मतलब राज्य बीमा अधिनियम है। ठीक है, मतलब जो भी कर्मचारी हैं दोस्तों, देखेंगे क्या होता है, कर्मचारी कौन इसमें कवर होते हैं, उनको इंश्योरेंस दे रहा है। मतलब वो अगर डेथ हो रहे हैं तब, वो अपाहिज हो जा रहे हैं तब, वो बीमार हो जा रहे हैं तब, ठीक है, वो डिसेबल हो जा रहे हैं तब, फिर उसके बाद उसका जो दाह संस्कार के लिए भी दिया जाता है। बहुत सारा चीज़ इसमें कवर होता है, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैंने खुद का जो नोट्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन के इसमें बनाया था और जिसके बदौलत मैंने सफलता प्राप्त की थी, आपको पता होगा, क्योंकि मैं EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में, UPPCS का मेंस 2021 में दिया। तो दोस्तों, तो जो नोट्स मैंने पढ़ के सक्सेस प्राप्त किया था, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये मात्र 15 मिनट में होगा दोस्तों, कोशिश करेंगे फटाफट कंप्लीट कर देंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देंगे और समझा भी देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये मेरा नोट्स, आप खुश हो जाइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसको बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा कानून 1948 का है। ठीक है, तो ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, मतलब इसको कहीं से पैसा लेने का जरूरत नहीं पड़ता कि सरकार इसको फंड दे दिया या कहीं और से दे दिया। जो मजदूर और मालिक जो भी पैसा देता है इसमें दोस्तों, उस वही पैसा से ये उसी को कवरेज देता है। ठीक है, कहीं दूसरे जगह से लोन लेके, उधार में लेके या सरकार से पैसा लेके नहीं देता है, इसलिए इसको सेल्फ फाइनेंस, स्वयं पोषित या वित्त पोषित बोलते हैं। कंप्रीहेंसिव बता, व्यापक, बहुत सारी चीज़ को कवर करता है। हम लोग देखेंगे आगे दोस्तों। ये एक सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, सामाजिक सुरक्षा। क्यों सामाजिक सुरक्षा बोल रहा है, क्योंकि अगर किसी का मृत्यु होता है, कोई अपाहिज हो जा रहा है या किसी को और भी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो ये उसको देता है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें क्या होता है, हर महीने मज़दूर के द्वारा उसे कुल सैलरी से, जो भी उसका ग्रॉस सैलरी रहेगा, मज़दूर का जो भी तनख्वाह मिलेगा दोस्तों, मान लीजिए मिल रहा है 18,000, 19,000, 20,000, जो भी मिल रहा है, तो उसके कुल जितने भी ग्रॉस सैलरी बनेगा, उसके सैलरी से पैसा काट के और कुछ पैसा मालिक अपने तरफ से देता है, जमा करता है बैंक में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग भी देखेंगे। इसको जो देख रेख करता है दोस्तों, किसके कार्य क्षेत्र में आता है, कौन इसका फंक्शन करता है, तो श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री करता है दोस्तों। ठीक, और ये यूनियन लिस्ट में आता है, जो हम लोग पढ़े हैं 7वीं अनुसूची, जो हम लोग का है 7 शेड्यूल, उसका केंद्र सूची में ये वाला एक्ट आता है दोस्तों। और इसके किस कमेटी के सलाह पर, समिति के सलाह पर लाया गया था, तो एक कमेटी बनी थी दोस्तों, BP अदरकर समिति। ठीक है, उसके सलाह पे लाया गया था। इस समिति को ने एक रिपोर्ट दिया था, उसका नाम है रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा में एक रिपोर्ट दिया था, उस पर सलाह पे लाया गया था। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, किसको देता है, तो डिसेबल्ड को देता है, मतलब विकलांग को देता है। ठीक है, अपाहिज लोगों को देता है। अगर रोजगार में कोई जॉब करते करते किसी को चोट लग गया, कोई बीमार पड़ गया या उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, तो उसको भी ये कवर करता है। ठीक है, इसका जो प्रशासन करता है वो कौन करता है, इसके लिए एक बॉडी बनाई हुई है, ESIC कॉर्पोरेशन, ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, ये ESIC इसको बोलते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक है। क्यों, क्योंकि ESIC एक्ट के अंडर ही ये बनी है। बात समझ में आ रहा है। तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, ESIC, और इसका फंक्शन वंक्शन कौन देखता है दोस्तों, ये लेबर मंत्रालय देखता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये कानून कहाँ कहाँ पे लगेगा,
जिस तरह हमने फैक्ट्री एक्ट में देखा कि कहाँ कहाँ पे लगता है, 10 और 20 का रेशियो देखे थे, और भी बहुत सारा चीज़ देखे थे, उसी तरह ये कानून कहाँ लगता है दोस्तों, है ना। जिस तरह आपका बटन कहाँ लगता है शर्ट में, उसी तरह ये कानून कहाँ लगेगा, ये कानून वहाँ पे लगेगा जो भी फैक्ट्री में जहाँ पे 10 या 10 से अधिक मजदूर काम करते हैं, ठीक है। चाहे वो फैक्ट्री संगठित हो, ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज हो, सिर्फ फैक्ट्री नहीं हो, कोई भी ऐसा संस्था जहाँ 10 या 10 से ऊपर मजदूर काम करते हैं, वहाँ पे ये लगता है, चाहे वो संगठित क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्र का हो, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री या कोई संस्था वो मौसमी हो, ठीक है, गैर मौसमी हो, नॉन सीजनल, मतलब सीजन पे डिपेंड नहीं करता हो। सीजन मतलब क्या, जैसे शुगर केन का इंडस्ट्री है, गन्ना उद्योग, वो शुगर के वो किस पे डिपेंड करता होगा, सीजन पे। जब तक गन्ना रहेगा तब तक, गन्ना बंद तो वो बंद, है ना। तो जो नॉन सीजनल है, जो गैर मौसमी इंडस्ट्री है, उद्योग है, जहाँ पावर का प्रयोग होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो फैक्ट्री, वो मशीनरी, तो वहाँ अगर 10 या 10 से ऊपर मजदूर काम करते हैं तो वो इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट है, रेस्तरां बोलते हैं हिंदी में, सिनेमा है, थिएटर है, समाचार पत्र में अगर कोई 10 या 10 से ऊपर मजदूर काम करते हैं, या कोई प्राइवेट या निजी क्षेत्र का मेडिकल या शिक्षण संस्थान है, सब में अगर 10 या 10 से ऊपर मजदूर, मतलब यहाँ मतलब कहने का मतलब मजदूर मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसान होगा। मजदूर का मतलब वो हाथ फावड़ा उठाने वाला नहीं, जो भी एम्प्लॉय, मजदूर का मतलब समझ लीजिए कर्मचारी, समझ में आ रहा है। इसलिए मजदूर जहाँ भी लिखता हूँ मतलब कर्मचारी है, जहाँ भी मालिक लिख देता हूँ वहाँ पे उसका एम्प्लॉयर है, मतलब हमको समझने के लिए जल्दी, क्योंकि हमें देहाती भाषा में समझना है, हमें एमसीक्यू वहाँ सॉल्व करना है, बस उतना हमको टेक्निकलिटी में, कीवर्ड्स में मुझे नहीं जानना है, बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैं सिंपल पढ़ाता हूँ ताकि आपको दिमाग में फट के घुस जाए, नहीं तो मैं डिफ़िकल्टी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो जहाँ भी गैर मौसमी इंडस्ट्री है, जो मौसम पे डिपेंड नहीं करता हो, है ना, तो वहाँ पे अगर 10 मजदूर काम कर रहे हैं और पावर से चल रहा है तो वहाँ पे लागू हो जाएगा। और अगर गैस मौसमी है और पावर का यूज नहीं हो रहा है, जहाँ पे मतलब हाथ से काम हो रहा है, तो वहाँ पे 20 या 20 से ऊपर मजदूर है तो ये कानून लग जाएगा। बात समझ में आ गया आपको इतना। चलिए, क्या ये सभी मजदूर पे लगेगा? नहीं, जिस भी मजदूर का तनख्वाह 21,000 या उससे कम है उस पर लगेगा। जहाँ भी मैं बोलता हूँ ना कुछ अमाउंट 21,000, तो आप ये मत मान लोगे कि यार 21,000 से ऊपर होगा तो क्या, या 21,000 होगा तो क्या। 21,000 बोलने का मतलब है 21,000 या उससे कम, समझ में आया। 21,000 भी हो तो भी ठीक, 21,000 से कम हो तो भी ये कानून उस पर लगेगा, ठीक है। अगर कोई दिव्यांग है दोस्तों तो उस पर एक छूट दिए हैं कि अगर वो 25,000 या उससे ऊपर कमा रहा है तो उससे उस पर ये कानून लगेगा। मतलब कहने का तात्पर्य कि 10 या 10 से ज़्यादा मजदूर हैं तब, और जो है आपका, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। जहाँ भी 10 या 10 से ऊपर मजदूर काम करते हैं, 21,000 नॉर्मल केस में, 25,000 दिव्यांग के केस में, ठीक है। अगर पावर का यूज नहीं हो रहा है, गैर मौसमी है तो 20, सिंपल सा कंडीशन है ना। अच्छा, तो क्या ये कवर तो कर दिया, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया कवर तो करेगा। अगर 21,000 मजदूर कमा रहा है, 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय अगर हैं तो करेगा, लेकिन कम से कम उसका 2 साल का नौकरी होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो 2 साल का नौकरी है वो एक चीज़ में छूट दिया गया, हम उसको देखेंगे, तो कम से कम उसको 2 साल का नौकरी होना चाहिए। साथ ही साथ जो 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड है, मतलब 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड मतलब 6 महीने का कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है दोस्तों, ठीक है। एक कंट्रीब्यूशन पीरियड कितने का होता है? 6 महीना। तो 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना हो गया? 24 महीना। तो पिछले 24 महीना में कम से कम वो 78 दिन या उससे अधिक पैसा, दिन का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको जमा करना चाहिए। मैंने क्या बोल रहा है, कम से कम 2 साल का नौकरी हो प्लस पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड, मतलब और एक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है 6 महीने का, तो टोटल कितना हो गया? 4 × 6 बराबर 24 महीना। तो पिछले 24 महीना में 78 दिन वो पैसा जो है ESIC का पैसा, जो भी आगे हम लोग देखेंगे, उसको देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन उसको देना चाहिए, ठीक है, उस फंड में, तभी जो है होगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कंट्रीब्यूशन देता है दोस्तों, मालिक जो होता है क्या करता है, मजदूर के तनख्वाह से काट के देता है। तो जिम्मेदारी कटवा के देने का किसका है? मजदूर का नहीं है। मजदूर तो बोला है कि ठीक है हमको करवा दो, लेकिन मालिक का ये दायित्व है, मालिक का ये कर्तव्य है कि मजदूर के अकाउंट से, खाते से, पैसा, सैलरी से पैसा काट के मजदूर के खाते में जमा करे। ये किसका दायित्व है? मालिक का दायित्व है। जिस तरह हम लोग EPF एक्ट देखे थे, किसका दायित्व था? मालिक का दायित्व था। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये दायित्व किसका है? मालिक का है, कि उसके सैलरी से काट के उसके पैसा जो है खाते में जमा करे। तो इसमें जो दोस्तों लाभ किस किस टाइप का हमको मिलता है, ठीक है। तो देखिए, मेडिकल लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ। कैसे? अगर नौकरी के पहले दिन से ये शुरू हो जाता है, मेडिकल लाभ मिला। कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, ठीक है, या उसको हॉस्पिटल में भर्ती रहता है दोस्तों, बीमार नहीं, और कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है, तो उसके पहले दिन से ही उसका जो भी हॉस्पिटल का खर्चा है सब कवर हो जाएगा। और सिर्फ उसी का नहीं, खुद का ही नहीं, उसके परिवार का भी जो भी खर्चा होगा, कितना भी अमाउंट खर्चा होगा, सब इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी ये आपको फैसिलिटी देता है, लेकिन कंडीशन वही है कि रिटायरमेंट के बाद हर साल अगर 120 रुपये आप कटवाओगे अपने, 120 रुपये आप जमा करोगे ना, तभी जो है आपको पैसा तभी वो आपको कवरेज देगा। समझ में आया? तो स्वास्थ्य लाभ देता है, जितना भी अगर आप बीमार पड़ रहे हो या कुछ भी आप हॉस्पिटल में भर्ती हो तो जितना भी आपको खर्चा होगा सब ये पैसा देगा, और आपका ही नहीं आपके बच्चे का, आपको पूरा परिवार का देगा। साथ ही साथ अगर कोई रिटायरमेंट आदमी है तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी है ना उसको ये कवरेज करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो है 120 रुपये जो भी रिटायर आदमी है हर साल जमा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, दूसरा है बीमार होने पे। तो अगर कोई बीमार हो रहा है नॉर्मल केस में तो उसका जितना भी सैलरी है दोस्तों उसका 70% वो ये मुआवजा के रूप में देता है। और कब तक देगा? 91 दिन तक। मतलब कोई भी आदमी अगर 91 दिन तक बीमार है ना नॉर्मल केस में, तो उसको 91 दिन तक जितना भी उसका तनख्वाह हो रहा है दोस्तों उसका 90% तक उसको दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और कोई अगर लंबे दिन तक बीमार रहता है, एक्सटेंडेड सिकनेस, तो उसको 2 साल तक जो है पैसा उसको देता है। और कितना देगा? 80% सैलरी तक का। तो आप याद रख लो, नॉर्मल केस बीमार हो रहा है तो 70%, 91 दिन। अगर ज़्यादा दिन तक बीमार होता है तो 80% सैलरी का पैसा 2 साल तक। सिंपल। चलिए, मैटरनिटी लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट को माँ है अगर दोस्तों तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मैंने आपको बताया था, मातृत्व लाभ अधिनियम, उसी के जैसा इसका प्रावधान है। तो अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए पहले का लेक्चर, उसको बहुत सिंपल और एकदम लूसिड वे में आपको कॉन्साइज वे में समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। ठीक है, इसमें 26 सप्ताह तक जितना भी कोई महिला अगर काम करती है तो अगर उसको 26 सप्ताह तक जो है ना 100% उसको तनख्वाह कवर होता है इसमें। ठीक है, 26 सप्ताह तक 100% जितना भी उसका मजदूरी होगा उतना पैसा उसको दिया जाएगा 26 सप्ताह तक। ठीक है, अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है, मिस कैरेज, तो 6 सप्ताह तक जितना भी उसका एक दिन का तनख्वाह होगा तो 6 सप्ताह का कितना तनख्वाह होगा उसको दे दिया जाएगा पूरा। अगर कोई महिला गोद लेती है दोस्तों, या कमीशनिंग मदर है मतलब एडॉप्ट कर रही है या कुछ इस टाइप का कर रही है, तो उसको 12 सप्ताह तक दिया जाएगा दोस्तों, पूरा तनख्वाह उसको 12 सप्ताह तक कवर किया जाएगा। ठीक है, ESIC एक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अगर कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब एक माँ, कोई आदमी काम कर रहा है तो उससे बहुत सारे डिपेंडेंट होंगे, माँ होगी, उसकी बूढ़ी माँ, उसकी औरत होगी, उसके बच्चे होंगे। ठीक है, तो अगर रोज़गार के दौरान, ठीक है, अगर नौकरी करते हुए दोस्तों अगर इस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो बाकी आदमी क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए, इस पर आश्रित हो गए। तो उन आश्रितों को 90% तक जिसका इस आदमी का जितना मजदूरी होगा दोस्तों उसका 90% तक मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो आश्रितों को कितना मिलेगा पैसा? 90% उसकी मजदूरी का। और एक बार में पूरा पैसा नहीं दे देते हैं जितना ठीक है, उसको मंथली हर मंथ कुछ थोड़ा पैसा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? डिपेंडेंट को कितना देते हैं? 90% उसका मजदूरी का और थोड़ा पैसा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा विकलांगता के लिए भी है। कोई आदमी अगर काम करते हुए विकलांग हो जाता है, ठीक है, जॉब के दौरान, ठीक है, तो उसको कवर करते हैं। तो विकलांगता 2 टाइप का होता है, एक अस्थाई मतलब अभी हुआ, हाथ पैर टूटा, फिर ठीक हो गया, फिर आप नॉर्मल काम करने लगेंगे। और अस्थाई मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि वो, जैसे कोई आदमी था, ठीक है, कोई आदमी था वो डंपर चला रहा था, ठीक है, और वो क्या हुआ? अपाहिज हो गया। अब आदमी वो जो है डंपर नहीं चला पाएगा इलाज होने के बावजूद, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट डिसेबलमेंट। मतलब अस्थायी रूप से वो आदमी वो वाला काम नहीं कर पाएगा जो पहले वो अपाहिज होने के पहले कर पाता था। और अस्थायी का मतलब क्या हुआ? टेम्प्रेरी, मतलब कि वो आदमी बीमार, चोट लगा, फिर इसका इलाज चला, फिर ये वाला काम कर पाएगा। तो वो जब वो काम दोबारा कर पाएगा तो उसको अस्थायी टेम्प्रेरी बोलते हैं। और जब वो काम वो पहले नहीं कर पाएगा जो वो पहले कर रहा था अपाहिज होने, चोट लगने के बाद, तो उसको बोलेंगे टेम्प्रेरी। सो उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट या अस्थाई। ठीक है, अस्थाई डिसेबलमेंट। ठीक है, तो हमने बोला था ना कि 2 साल तक मजदूरी होना चाहिए, और फिर जो है पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में जो आपका कितना दिन, 78 डेज था ना, कितना दिन था दोस्तों? देखो मैंने बताया था आपको 78 दिन तक मजदूरी रहना चाहिए। इसमें वो नहीं है, इसमें 2 साल का था ना, 2 साल तक नौकरी, ये वाला डिसेबिलिटी। अगर कोई आदमी विकलांग हो रहा है, मान लो पहले फर्स्ट दिन काम किया और फर्स्ट ही दिन चोट लग गया पहले दिन, तो भी उसको कवर करते हैं। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि पिछले 2 साल तक से वो काम में रहना चाहिए। समझ में आए? इसके लिए न्यूनतम समय सीमा नहीं है, बाकी में है। ठीक है, तो ये जो विकलांग होता है दोस्तों तो उसका जांच वाँच करना चाहिए। तो जांच कौन करेगा? कि देखेगा कि हाँ ये सही में विकलांग हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना % हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसको एक मेडिकल बोर्ड बनता है दोस्तों, वो उसका करती है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी बेनिफिट भी कितना दिया जाता है? विकलांगता लाभ, वो भी जितना भी वेतन रहेगा उसको 90% तो उसको जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, और भी क्या क्या इसमें लाभ मिलता है? तो कोई आदमी अगर डेथ हो गया, ठीक है, उसके दाह संस्कार के लिए भी 15,000 रुपये उसके फैमिली को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी दिया जाता है, बस इसका आप नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें पूछ दे, ऑप्शन दे दे कि इनमें कौन सा लाभ जो है, कौन सा बेनिफिट आपको ESIC एक्ट के अंदर दिया जाता है। तो आप बाकी का मैंने डिटेल में पढ़ाया, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये नाम रखो, नाम याद रखो। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस, बस क्या होता है वो भी जानने की जरूरत नहीं है। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस दिया जाता है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन दिया जाता है, बस नाम याद रख लो।
फिजिकल रिहेबिलिटेशन दिया जाता है, ओल्ड एज मेडिकल केयर, ये सब दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको याद करना है शॉर्ट में तो आप याद कर लो POVC, पाओ, पाओ बोलते हैं ना, पाओ खाते हो ना आप, या COP बोलो, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वी, ऐसे करके भी याद कर लो। कन्फाइनमेंट, ओल्ड एज, फिजिकल एंड वोकेशनल, ये 4 चीज़ दिया जाता है बाकी चीज़ों के अलावा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें मैंने बोला था कि मालिक जो है अपना मज़दूर से पैसा काट कर कुछ पैसा अपना देता है, तो कितना देता है, तो जितना भी मज़दूर का तनख्वाह होगा दोस्तों, ठीक है, उसका 3.5% मालिक देगा। ठीक है जी, मान लो मज़दूर का तनख्वाह हो गया 20,000 रुपया, ठीक है, तो 20,000 का 3.5% कितना होगा दोस्तों, होगा 650 रुपया। तो 650 रुपया जो है कौन देगा, मालिक देगा। ठीक है, और मज़दूर कितना देगा, 0.75%। ठीक है, मज़दूर कितना देगा, 150 रुपया। ठीक है, निकालेंगे अगर 20,000 का 0.75% तो कितना आएगा दोस्तों, 150 रुपये। तो 150 रुपया कौन देगा, मज़दूर, और मालिक कितना देगा, 650। तो क्या पैसा कौन जमा करेगा, तो जो भी पैसा है 650 अपना हिस्सा और मज़दूर का हिस्सा 150 रुपया, दोनों मिला के, ठीक है, कौन जमा करेगा, मालिक जमा करेगा। ठीक है, मालिक जो है मज़दूर के खाते में जमा करेगा। और कहाँ जमा करेगा, तो SBI का कोई खाता में जमा कर सकता है, SBI अकाउंट में, या मज़दूर का जहाँ भी अकाउंट होगा वहाँ पे जमा कर सकता है। बात समझ में आया। चलिए, तो किसका दायित्व है, मज़दूर, मालिक का दायित्व है। कितना, तो 0.75% अपना और 0.75% मज़दूर अपना देगा और 3.25% मज़दूर का ही खाता, जितना भी तनख्वाह होगा उसका मालिक अपने हिस्से से जमा करेगा। ठीक है, टोटल कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे 0.75 और 0.25, तो कितना आएगा, 3.25 और 0.75 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 4%। मतलब 4% पैसा जो है ESIC में जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये मालिक का कर्तव्य है। ठीक है, तो कौन सा मालिक, मान लो मालिक किसी एक आदमी है दोस्तों, ठीक है, और मेन मालिक है टाटा, तो ये टाटा के अंदर में काम कर रहा है, लेकिन हो सके टाटा जो बोला होगा कोई ठेकेदार को कि तुम जो है इसका पैसा इसको रखो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये टाटा का दायित्व है दोस्तों कि इसका पैसा जमा करेगा, इस कॉन्ट्रैक्टर का नहीं, ठेकेदार का नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ना, मेन मालिक जो है ना, जो इसके काम पे रखा है, मेन मालिक, ठेकेदार नहीं, बीच वाला बिचौलिया नहीं, तो मेन मालिक का दायित्व है कि जो है ये पैसा जमा करेगा। ये तो चाहे इसे लेके जमा कर लेगा, बोलेगा ठेकेदार तुम जो अपने इसको रखा है वो दो और इसका पैसा जमा करके दो। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो मुख्य जो है मालिक है उसका दायित्व है ये। बात समझ में आ रहा है कि पैसा कटवा के जो है दोनों का पैसा काट के और मजदूर का भी पैसा काट के जो है और अपना हिसाब से वो जमा करेगा। ठीक है, तो बैंक में जमा करेगा, SBI या अन्य बैंक में। ठीक है, अच्छा, अगर लिखा है कि कोई मज़दूर जो है ना अगर 137 रुपया डेली से कम कमा रहा है, ठीक है, तब मज़दूर जो है पैसा नहीं देगा। जो ये 0.75% पैसा है ना, ये मज़दूर नहीं देगा। कब नहीं देगा, जब मज़दूर 137 रुपया डेली से कम कमा, मतलब अगर कोई मज़दूर जिसका वेतन जो है एक दिन का 137 रुपये से कम है तो वो 0.75% नहीं देगा। उस केस में पूरा पैसा कौन देगा दोस्तों, मालिक देगा। पूरा 4% पैसा कौन देगा, मालिक देगा। बात समझ में आ रहा है, मज़दूर कोई पैसा नहीं देगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और पैसा कब जमा करेगा। ठीक है, तो पैसा देखिए, मान लो फरवरी का पैसा जमा करना है। ठीक है, तो फरवरी का पैसा कब जमा करेगा, नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक। मतलब फरवरी का पैसा जो जमा करेगा 15 मार्च तक करेगा। मार्च का पैसा कब जमा करेगा, अप्रैल के 15 मार्च तक करेगा। तो वही लिखा हुआ है, मालिक का कर्तव्य है कि वह अगले महीने के 15 तारीख तक पिछले महीने का, मतलब फरवरी का पैसा, अगर मार्च में जमा कर रहा है तो फरवरी का पैसा, अप्रैल में जमा कर रहा है तो मार्च का पैसा, मजदूर के 0.75% काट कर और अपना 3.25% जोड़ के टोटल 4% SBI या अन्य बैंक में जमा करे। अगर 137 रुपये से कम है मजदूर का तो नहीं जमा करेगा। सिंपल सा रूल है। ठीक, अच्छा, मैंने बताया था इसका प्रशासन के लिए एक ESIC संस्था बनता है दोस्तों। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का हम लोग संरचना देख लेते हैं, कौन कौन इसमें होता है। तो इसमें एक डायरेक्टर जनरल होता है दोस्तों। ठीक है, एक चेयरमैन होता है जो भारत सरकार चुनता है कि कौन चेयरमैन बनेगा। ठीक, इसमें राज्य सरकार के भी कोई प्रतिनिधि होते हैं और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिनिधि होते हैं। तो ये सब जो इतने सारे लोग होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल, इनका 4 साल के लिए अपॉइंट करता है। इसके अलावा और भी लोग होते हैं दोस्तों। इसमें जो भी जो पूरे इंडिया में जो मज़दूर होते हैं तो मज़दूरों के तरफ से 10 लोग होते हैं। मतलब मज़दूरों का जो प्रतिनिधि करेंगे वो 10 लोग होंगे और मालिक का प्रतिनिधि भी जो करेंगे वो 10 लोग होंगे। ठीक है, इसके अलावा 3 MP होता है, सांसद होता है, तो एक राज्यसभा का सांसद, 2 लोकसभा का सांसद। ठीक है, और 2 डॉक्टर भी होते हैं। ठीक, तो समझ में आई। तो ESIC में इतने सारे लोग होते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ESIC क्या होता है, कोई भी डिसीजन ले लिया कोई भी, तो उसको लागू करने के लिए एक कार्यकारी संस्था होती है जिसको स्टैंडिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं दोस्तों। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और इसमें राज्य से 3 लोग होते हैं। ठीक है, तो चेयरपर्सन इसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और इस जो संस्था है दोस्तों स्टैंडिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यकारी संस्था, इसमें जो है राज्य से भी 3 लोग होते हैं, उनको भी 2 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा,
इसमें एक और भी संस्था बनता है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। मतलब मेडिकल मतलब क्या हुआ बताइए, स्वास्थ्य बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब लाभ, परिषद, स्वास्थ्य लाभ परिषद ही बनता है। तो ये जो है ना एक सलाहकारी संस्था है, मतलब सलाह देता है, इसके पास पावर नहीं है कि लागू करवाने का, बस सलाह देगा, ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन होता है कौन होता है, ESIC हमने पढ़ा था ऊपर। तो उसका जो डायरेक्टर जनरल होता है ना दोस्तों, उसका जो डायरेक्टर जनरल होता है वो इस मेडिकल जो एडवाइजरी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है वो उसका चेयरमैन होता है। कौन, ESIC का जो डायरेक्टर जनरल होता है वो मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल, जिसको स्वास्थ्य, इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, स्वास्थ्य लाभ परिषद, स्वास्थ्य लाभ परिषद का जो हेड होगा कौन, ESIC का हेड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये जो संस्था है दोस्तों, इसको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है। ऑडिट मतलब कि कितना पैसा उसके पास आया, कितना कहाँ कहाँ खर्चा किया, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अंकेक्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में, अंकेक्षण, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट को मतलब अंकेक्षण रिपोर्ट को, अंकेक्षण, ठीक है। तो अंकेक्षण रिपोर्ट को संसद में रखना पड़ता है, पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है कि सही में ESIC जो संस्था है सही से पैसा खर्च किया कि नहीं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दो योजना है जिसका माई बाप मतलब देख रेख पूरा जो है कौन करता है, ESIC। उसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। और ये किसके लिए, श्रमिकों के लिए, ठीक है। तो ये सब इस तरह से हम लोग ESIC एक्ट को मात्र जो है 15-20 मिनट में दोस्तों कंप्लीट कर लिए, और आपको समझ में भी आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इसका मैं नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दूँगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, और खुशी से पढ़ते रहिए, और पूरा कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। आप जरूर सफल होंगे, भगवान से यही मंगल कामना के साथ इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, गॉड ब्लेस यू।